नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। तो आज मैं आपके सामने राइट टू एजुकेशन आरटीई 2009 पे एक जबरदस्त वीडियो लेके आया हुआ हूँ। एक ऐसा टॉपिक जो हर एक टेट के एग्जाम में आता है, कोई भी शिक्षक भर्ती होती है उसमें आता है और आता ही आता है, मतलब इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें से जितने भी पॉइंटर्स है, जैसा कि मैं हर वीडियो में करता हूँ, निकाल के लेके आया हूँ कुछ पॉइंटर्स। तो आप लोगों को इसको शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखना है और इतना पढ़ लिया तो सारे डाउट आरटी से खत्म हो जाएंगे। जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में यहां से बन जाएगा। शुरू करें, चलो। अगर आए हो पहली बार हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन दबा के जाना, ताकि ऐसी यूजफुल वीडियोस आपको डेली मिलती रहे। तो सबसे पहले देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया तो था, लेकिन लागू कब किया गया ये समझना। तो आरटीई एक्ट 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। सबसे पहला प्रश्न यही आता है। कई बार आपने प्रश्न में देखा होगा, अगर आपने प्रैक्टिस सेट किया होगा तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि लागू कब किया गया था। चलो 2009 में तो आया तो था, लेकिन लागू कब किया गया? 2010 अप्रैल के महीने में। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अगला पॉइंट देखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 86वें संशोधन 2002 को संशोधित कर लाया गया था। 2002 में ही एक प्रस्ताव लाया गया था इस शिक्षा के अधिकार को लेकर। ठीक है, ये पूरे देश में मतलब पूरे विश्व में कई जगह पर था। तो अभी मैं बताऊंगा कि भारत कौन से नंबर पे है, और इसका 2002 को जो पारित हुआ था उसी को संशोधित करके यहाँ पर शिक्षा का अधिकार के नाम से 86वां संविधान संशोधन हुआ था। आपसे ये पूछा जाता है कि इसमें संविधान संशोधन का नंबर कौन सा है, या जो आरटीई एक्ट आया गया है उनमें कौन से संविधान संशोधन करके लाया गया था। तो आप लोग याद रखना है 86 जो अमेंडमेंट हुआ था उसके द्वारा इसको लाया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है, शिक्षा का अधिकार 2009 का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए। यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, मैं हर पॉइंट के अंदर क्या पॉइंट बन सकता है, क्या क्वेश्चन बन सकता है वो बता रहा हूं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, 6 से 14 वर्ष के बालक के लिए जो प्रारंभिक शिक्षा होती है, ठीक है, वो देना बिल्कुल मुफ्त में, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कितने साल के बच्चों के लिए? 6 से 14 के लिए। डायरेक्टली प्रश्न पूछता है कितने साल के बच्चों के लिए है ये, तो ये 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। समझ में आ रहा है? आगे देखो, 12 दिसंबर 2002 को भारत के संविधान में 86वें संविधान संशोधन किया गया था। इसके अनुच्छेद 21A को आपने देखा होगा। 21A जो आपका एक मौलिक अधिकार होता है, वहां पर आपको ये जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार। ये भी एक मौलिक अधिकार बनाया गया था। ये भी एक प्रश्न कभी कभी पूछ सकता है कि इनमें से आपका मौलिक अधिकार है तो कौन से आर्टिकल के अंदर है? तो 21A के अंतर्गत है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे देखो, शिक्षा का अधिकार, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े, ये इनका लोगो रहा था। तो आप इसको भी याद रखना है, लोगो तो आप लोग को याद ही रहना चाहिए, सब पढ़े सब बढ़े। तो आगे देखो, अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार, मौलिक या मूल दोनों में से कोई एक होना चाहिए, मूल अधिकार का दर्जा दिया गया। ठीक है, ये मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस कर लिया। ये आपका क्या दिख रहा है? राज्यसभा, संसद। ठीक है, संसद का एक अंग मान सकते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं ना, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में तथा 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित हुआ था। कौन सा? ये विधेयक। आगे देखो, 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात ये क्या बन गया? अधिनियम बन गया। पहले कोई भी चीज आती है अगर सभा में तो वो एक विधेयक होती है। ठीक है, और जब विधेयक पारित होती है तो विधेयक पारित होने के बाद वो क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको दिमाग में रखना है कि कौन सा विधेयक कब आया और अधिनियम कब आया। संविधान संशोधन क्या होता है, यहाँ पे मतलब विधेयक पे है या अधिनियम पे, ये आप लोग को दिमाग में रखना है। अब ये देखो, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, 135वां देश, समझ रहे हो? भारत जो है शिक्षा के अधिकार को लागू करने वाला विश्व में 135वां देश है। यानी भारत में शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है, और विश्व में 100, भारत के अलावा 134 देश पहले। ठीक है, कभी ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि भारत के पहले कितने देशों ने शिक्षा का अधिकार लागू किया था, तो नंबर याद रखेंगे 134। डायरेक्टली आप लोग को तो याद ही है ना कि भारत का 135 है, लेकिन कभी ऐसे पूछ लेता है कि भारत के पहले कितने हैं, और उसमें जल्दी जल्दी में आप लोग 135 पे क्लिक करके आ जाते हो। तो यहाँ पर 134 होगा अगर भारत के पहले का पूछेगा। तो ऐसे करके क्वेश्चन अगर आएगा तो ध्यान देना आप लोगों को। आगे देखो, 22 दिसंबर 2008 को कक्षा 1 से 12 तक सभी बालकों को शिक्षण शुल्क मुक्त करने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य बना। यहां से सबसे पहले ये प्रश्न पूछा जाता है, वह भारत का कौन सा राज्य है जो कक्षा 1 से 12 तक सभी बालकों को शिक्षण
शुल्क मुक्त करना या फ्री में एजुकेशन देना, एक हिसाब से समझ लीजिए कि कौन सा ऐसा राज्य है। तो वो राज्य कौन सा है भारत का? पहला राजस्थान, दिमाग में रहना चाहिए राजस्थान। पहली ग्राम सभा, पहली पंचायत कहां पे हुई थी, वो भी आपको याद रहेगा, राजस्थान। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है। चलो, राजस्थान विधानसभा सचिवालय, राजस्थान विधानसभा द्वारा राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 पारित किया गया। देखो, अधिनियम जो होते हैं वे आपके केंद्र के अलग होते हैं, राज्य के अलग होते हैं। जैसे आप लोगों को पता है ना कि 3 सूचियां होती हैं, एक केंद्र सूची, एक राज्य सूची, तीसरी होती है समवर्ती सूची। केंद्र सूची के विषय में केंद्र बनाती है, राज्य सूची के विषय में राज्य बनाते हैं, और समवर्ती में केंद्र भी बना सकती है और राज्य भी बना सकती है। एक प्रश्न ये आता है कि अगर कभी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो जाए समवर्ती सूची में, तो प्राथमिकता किसको मिलती है? केंद्र सरकार को। ठीक है, यानी जो केंद्र की सूची होगी, यानी केंद्र जिस पर बनाएगा, समवर्ती सूची में सहमति देगा, तो उसको प्राथमिकता दी जाती है। ऐसे करके भी प्रश्न आपका जीएस में कभी पूछेगा, या एसएसटी वाला जो भाग है आपका उसमें पूछ लेता है। 1 अप्रैल 2011 को आरटीई संपूर्ण राजस्थान में लागू हो गया। ये प्रश्न पूछेगा कभी कभी कि राजस्थान में कब पूरी तरीके से लागू हुआ था, तो 2011 में। ठीक है, यह एक संवैधानिक प्रावधान है, इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। हम लोगों ने पढ़ लिया, समझ में आ रहा है। और दूसरी बात ये समझ लो कि जितने भी मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बता दिए इससे संबंधित संवैधानिक वाले, ठीक है, अब कुछ और नियम बताऊंगा जो नीति निदेशकता तो आपके हो गए, मूल कर्तव्य हो गए, उनसे संबंधित है, तो उनको भी देख लोगे तो यहीं से सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं, ज्यादा दिमाग में प्रेशर डालने की जरूरत नहीं, यहीं से पढ़ना है। चलो देखो, संविधान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए क्या क्या बातें की गई है। मूल संविधान की बात करें तो सबसे पहले नीति निदेशक तत्व की बात करेंगे, तो वहां पे अनुच्छेद 45 है। कौन सा अनुच्छेद है? 45, जहां पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किया गया है। उसके बाद आते हैं मूल अधिकार की बात, तो आपको जैसे मैंने पहले बताया कि मौलिक अधिकार बना दिया गया 21A को। हमारे पास 6 मूल अधिकार हैं, पता है ना, उनमें से एक शिक्षा का अधिकार भी है। आगे देखो, मूल कर्तव्य। देखो, मूल कर्तव्य के बारे में आप लोग जानते हो, पहले आपका 10 था, उसके बाद एक और जोड़ दिया गया, टोटल हमारे पास मूल कर्तव्य इस समय कितने हैं? 11। मूल अधिकार सबको याद होता है, मूल कर्तव्य सबको याद नहीं होता। ठीक है, क्योंकि मूल अधिकार लेते सब हैं लेकिन कर्तव्य निभाते बहुत कम हैं। तो इनकी संख्या कितनी है? 11। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि कहां से लिया गया, तो ये आपका कहां से लिया गया है? रसिया से लिया गया मूल कर्तव्य। और कभी ये पूछता है कि मूल में मूल, यानी सबसे पहले कितने मूल कर्तव्य आए थे? सबसे पहले 10 आए थे, फिर बाद में ये 11 हुए थे। तो मूल कर्तव्य में जोड़ा गया था, वो जो 11वां है उसी को जोड़ा गया था निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के संबंध में। ठीक है, ये जोड़ा गया कि सभी का एक कर्तव्य है। यानी यहां से एक प्रश्न ये भी आ जाता है कि माता पिता का क्या कर्तव्य है अपने बच्चे, अभिभावक का क्या कर्तव्य है। तो 6 से 14 साल के बच्चों के जो अभिभावक है, माता पिता है, तो उनका कर्तव्य है कि आप बच्चे को क्या करोगे? मुफ्त शिक्षा दिलाने कहां पर जाओगे? विद्यालय में उनको शिक्षा का अधिकार उनको दिलाओगे। ये क्या है? एक हमारा अधिकार है, कर्तव्य है। ठीक है, आगे चलो, अब हम आते हैं आरटीई एक्ट की विशेषता के बारे में। यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट हमारा जो है उसकी विशेषता क्या है, इसकी क्वालिटीज क्या है। ठीक है, हम इतना इसकी बड़ाई क्यों करते हैं, ये सारे एग्जाम्स में क्यों आता है, तो उसके पीछे का रीजन देखो। ये केवल 6 से 14 वर्ष के बालक या बालिकाओं पर लागू होता है। पहली बात तो ये है, आप लोग को पता होगा। यह नियम कक्षा 1 से 8 तक की सभी सरकारी व गैर सरकारी पर लागू होता है। ये याद रखना है, बहुत जगह कभी कभी पूछ लेता है, ऐसे करके ऑप्शन पूछेगा, यहां से क्या फंसाता है, कहेंगे इसमें क्या फंसाएंगे सर, ये तो हमने पढ़ लिया। यहाँ पे फंसाने वाली बात होती है कि सब लोग सोचते हैं कि केवल सरकारी, नहीं, सरकारी के साथ साथ आपको गैर सरकारी भी आपको ध्यान में रखना है, आपके दिमाग में रखना है कि गैर सरकारी भी आपका आरटीई के अंतर्गत आता है। जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उनको भी यहां पर रखा जाता है। इस नियम के तहत सभी सरकारी एवं निजी संस्थानों में 25% सीटें, यहां पर देखो 25% सीटें जो होती हैं, यहां पर क्या होता है, आपका जो होता है यहाँ के छात्रों के लिए क्या होगा, रखा जाएगा, या कहते हैं रिजर्व की जाती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, एक मूवी आई थी हिंदी मीडियम, किसी को याद है? हिंदी मीडियम मूवी इरफान खान की थी, है ना। तो उन्होंने यहां पर आपको देखा होगा कि वहां पे गरीबों के लिए क्या होता है कि वहां पर एक आरक्षित सीट होती है 25%, यानी हर विद्यालय में 25% एकदम फिक्स्ड है कि आपको गरीबों को सीट देनी पड़ेगी। वहां पर एक बड़ा बड़ा डोनेशन लिया जाता है। तो पूरी मूवी जो है हिंदी मीडियम इसी पर आधारित थी। आप लोगों ने देखा होगा तो कमेंट करके बताना कि आपने देखा था और अच्छी लगी थी या बुरी लगी थी। अगला,
गुणवत्ता की दृष्टि से 40 छात्रों पर एक शिक्षक होना अनिवार्य है। देखो ये पॉइंट याद रखना है, 1:40 का, ठीक है, 1:40 का, ये अपनाया गया है राज्य स्तरीय पे। यानी पहली बात तो बोला जाता है कि 1 से 5 तक। देखो आप लोगों में से कंफ्यूजन कहां होता है, कहते हो कहीं कहीं 30:1 दिया होता है, कहीं कहीं 35:1 दिया होता है। कंफ्यूजन दूर करने का एक तरीका सुनो, 1:30 कब दिया होता है? प्राइमरी वालों के लिए 1 से लेके 5 तक के लिए 1:30 है, उसके बाद 6 से लेके 8 तक के लिए 1:35 है। लेकिन राज्य की जो सरकारें हैं, राज्य स्तरीय पर वो जो उसको माना गया, उसका एक मानक माना गया है, एक एवरेज निकाला गया है 1:40 का। तो एग्जाम में अगर कभी आ जाएगा तो 1:40 पर ही आप टिक करके आएंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। आगे देखो, गैर प्रशिक्षित अध्यापकों का 5 वर्ष की अवधि के भीतर प्रशिक्षण अनिवार्य करना होगा। मतलब जो ट्रेनिंग नहीं किए हुए हैं उनके लिए यहाँ पर ट्रेनिंग अनिवार्य है 5 साल के अंदर। ये 5 साल कैसा? इसको लागू होने के 5 साल के अंदर, ठीक है, क्योंकि जब ये लागू हुआ था उसके पहले ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी, उसके बाद ही आप लोग का बीटीसी, बीएड इन सब में ट्रेनिंग होने लगी, ठीक है। चलो आगे देखो, आरटीई एक्ट का मानक कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थी हेतु छात्र, ये देखो वही चीज जो मैंने बताया है ना, क्या बताया था कि 5 तक के लिए 30 से 1 था और 6 से 8 के लिए आपका 35 से 1 पे, यानी हर 35 बच्चे पर एक टीचर आपका होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि राज्य सरकार की नीति के अनुसार 40:1 का यहाँ पर रेशियो दिया गया है। आरटीई एक्ट के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाओं में कम से कम एक विज्ञान, गणित तथा एक सामाजिक अध्ययन व एक भाषा का शिक्षक होना अनिवार्य है। यानी याद रखना है कि एक साइंस का टीचर होगा, एक मैथ का टीचर होगा, एक सामाजिक अध्ययन का यानी एसएसटी का टीचर होना अनिवार्य है, और साथ में साथ लैंग्वेज का टीचर, ठीक है, भाषा सिखाने वाला टीचर भी होना चाहिए। ये भी इसके अंतर्गत है। यहां से प्रश्न पूछता है, इस पॉइंट में थोड़ा नोट कर लेना इस पॉइंट को दिमाग में, क्योंकि ऐसे पूछ लेगा, 4 ऑप्शंस दे देगा, इनमें से कौन कौन सी चीजों की जरूरत है, तो आपके सामने लिस्ट आ जाएगी, आपको वहां पर टिक करना है। जैसे कि ऑप्शंस कैसे बनेंगे मैं बता दूं एक बार, दे देगा विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, गणित, पर्यावरण, विज्ञान, यहां पर दे देगा कला और सामाजिक अध्ययन, या विज्ञान, गणित, और यहाँ पे कोई और इतिहास का नाम दे देगा अकेले। तो इस तरीके से करके प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे देखो, जहां पर 100 से अधिक बालक बालिका हैं वहां पर एक पूर्णकालिक प्रधान अध्यापक, ठीक है। यहां पर 100 से ज्यादा, यानी जिस स्कूल में 100 से ज्यादा बच्चे हैं वहां पर एक फुल टाइम आपके लिए क्या चाहिए? प्रिंसिपल होना चाहिए। फुल टाइम प्रिंसिपल, प्रधान अध्यापक वहां पर होना चाहिए। ये प्रश्न पूछेगा कि कितने बच्चों के होने के बाद एक फुल टाइम प्रिंसिपल की जरूरत पड़ती है। तो प्रश्न अगर ऐसे पूछेगा तो आपको आंसर देना है 100, ठीक है, 100 बच्चों के बाद की जरूरत पड़ती है। उसके बाद देखो यहां पर क्या कह रहा है, तथा अकालीन एक कला शिक्षक भी होना चाहिए, स्वास्थ्य शिक्षक और शारीरिक शिक्षा देने वाला भी होना चाहिए, और पूर्ण कार्य करने वाला कार्यपालक अध्यापक भी होना चाहिए। आरटीई एक्ट के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक 200 दिन कार्य दिवस होगा। देखो ये प्रश्न पूछा जाता है कि 1 से 5 तक के लिए कितने दिन कार्य दिवस में होता है, मतलब मैक्सिमम या मिनिमम कितने दिन कार्य दिवस होना चाहिए, तो 200 दिन, ठीक है। तो 200 दिन को कार्य दिवस के अंतर्गत रखा गया, यानी वहां पे वर्किंग डेज होने चाहिए, ऐसे करके प्रश्न पूछ सकता है। और 6 से 8 के लिए 220, यानी जो 6 से 8 वाले बच्चे होंगे उनके लिए 220 वर्किंग डे होगा, और 1 से 5 के लिए 200, मिनिमम जरूरत इतनी है ही है। आगे देखो, प्रत्येक बच्चे को उसके निवास क्षेत्र से 1 किलोमीटर के भीतर, यहां पर देख रहे हो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पैदल ही जा रहे हैं, दिख रहा है, बच्चे स्कूल कैसे जा रहे हैं? पैदल जा रहे हैं। क्यों पैदल जा रहे हैं? क्योंकि स्कूल बगल में है, पास में है। क्यों बगल में है? क्योंकि ये नियम बनाया गया है कि प्रत्येक बच्चे को उसके निवास क्षेत्र से 1 किलोमीटर के भीतर प्राथमिक स्कूल मिलना चाहिए और 3 किलोमीटर के अंदर माध्यमिक स्कूल मिलना चाहिए। वैसे अभी ये देखा जाए तो अभी भी पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ है, क्योंकि आपको पता होगा कि काफी दूर दूर तक प्राइमरी स्कूल नहीं होते, कभी कभी किसी किसी इलाके में, ठीक है। तो ये बोला गया है कि कम से कम 1 किलोमीटर के अंदर प्राइमरी और 3 किलोमीटर के अंदर आपका माध्यमिक। आप लोग ध्यान से सुनते रहो, आप लोग सरकार से क्वेश्चन कर सकते हो, उनसे आप इंफॉर्मेशन मांग सकते हो कि बताओ भाई ये यहाँ पे आरटीई में लिखा गया है, हमारे मूल अधिकार में है, बताओ ऐसा क्यों नहीं हुआ है, कितनी वैकेंसीज खाली हैं, अभी वैकेंसीज क्यों नहीं आ रही है, और यहाँ पे विद्यालय क्यों नहीं बनाए गए हैं, ठीक है। आगे देखो, निर्धारित दूरी पर स्कूल नहीं हो तो उसके स्कूल आने के लिए छात्रावास या वाहन की व्यवस्था की जानी चाहिए।
अब उसके बाद आपको सरकार जवाब देगी कि इसके बाद क्या है, जब तक स्कूल नहीं है तब तक हम एक वाहन की व्यवस्था कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज है। आगे देखो, ये क्या है, देखो बच्चों को स्कूल में दाखिला देते समय स्कूल या व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई अनुदान नहीं मांगेगा, पैसा नहीं लेगा। ठीक है, कहेगा हमको डोनेशन दो। बहुत सारे स्कूल, इसमें लिखा तो है कि नहीं मांगेगा, लेकिन सब लोग मांगते हैं, प्राइवेट वाले तो मांगते ही मांगते हैं, लेकिन इसमें लिखा भी हुआ है, यहाँ पर होना चाहिए था व्यक्तिगत या सरकारी या गैर सरकारी दोनों के लिए माना गया था। और यहाँ पर हिंदी मीडियम मूवी देखिए ना, पूरा मान के चलो इस पर बेस है, पूरी हिंदी मीडियम मूवी आपकी इस पर बेस है। यहाँ पर देखोगे साक्षात्कार वाला, बच्चों या उसके माता पिता अभिभावकों को साक्षात्कार देने के लिए यानी इंटरव्यू देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ठीक है, और मांगने या साक्षात्कार लेने के लिए भारी दंड भी है यहाँ पर। अगर कोई जबरदस्ती कहते हैं कि माता पिता का इंटरव्यू लेता है और अगर डोनेशन मांगता है तो उसके लिए दंड निर्धारित किया गया है, यानी पेनल्टी लग जाएगी। ठीक है, आगे चलो, ये क्या है देखो, अब ये देखो, ये फिजिकली डिसेबल्ड के लिए होता है, विकलांग बच्चों की भी मुख्य धारा में नियमित स्कूल से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यानी कुछ लोग कहा जाता है ना कि इनके लिए शिक्षा अलग से, ऐसा नहीं है, तो इनको भी पूरा बराबर दिया गया, पूरे बराबर का दर्जा दिया गया, इनको भी रेगुलर स्कूल जाने का मौका दिया गया है इसके अंतर्गत। चलो, किसी भी बच्चे को आवश्यक कागजों की कमी के कारण स्कूल में दाखिला लेने से नहीं रोका जा सकता। मतलब कि अगर सपोज करो कि आप स्कूल में गए एडमिशन लेने और आपके पास एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उसके लिए आपको स्कूल से बाहर नहीं, अब आप तो खैर पढ़ चुके हो, आपके बच्चे वगैरह पढ़ेंगे, तो उनके लिए याद रखना है, आप लोग जब जाएंगे तो आप लोग तो भाई पढ़े लिखे आरटीई पढ़े हुए आए होगे, कहोगे एक आध दो डॉक्यूमेंट कम होगा तो उसके लिए दाखिला देने से रोकेंगे नहीं। हाँ, समय जरूर दिया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखो, बच्चे को प्रवेश के लिए मना नहीं किया जाएगा और किसी भी बच्चे को प्रवेश परीक्षा देने के लिए नहीं कहा जाएगा। जो 6 से 14 के बीच में है, एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है 6 से 14 वालों को। ये सब सोचो कितने ज्यादा नियम है, लेकिन फिर भी फॉलो कोई नहीं करता है। देखो यहाँ पर क्या है, किसी भी बच्चे को कक्षा में फेल करके नहीं रोका जाएगा। यहाँ पर ये भी बोला गया था कि 6 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं जिनकी प्रारंभिक शिक्षा होती है 1 से 8 तक की, वहां पर आपको फेल नहीं किया जाएगा। 1 से 8 तक में किसी बच्चे को फेल करके उसका वहीं पे रोका नहीं जा सकता, वहां पर आगे बढ़ाने के लिए उसको प्रमोट कर दिया जाएगा ऑटोमेटिकली, तो फेल करके आपको नहीं रोका जाएगा। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। 8 साल तक की शिक्षा पूरी करने तक किसी भी बच्चे को स्कूल से नहीं हटाया जा सकता, स्कूल से हटाया नहीं जा सकता। अगर आप कोई कहे कि नहीं हम तुम्हें रेस्ट्रिकेट करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर 8 साल तक शिक्षा नहीं प्राप्त किया है तो आप उसको रेस्ट्रिकेट नहीं कर सकते। ये भी आपके दिमाग में रहना चाहिए। एग्जाम स्पेशल भी है 8 साल वाला, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि 8 साल तक की शिक्षा पूरी करने तक। ठीक है, अगर प्रश्न पूछ लिया तो आपको ऐसे आंसर देना पड़ेगा। स्कूलों में शिक्षकों और कक्षाओं की संख्या पर्याप्त मात्रा में रहेगी, हर 30 बच्चे पर एक शिक्षक। ये तो वही नॉर्मल वाला हो गया, आप लोगों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आगे देखो, कोई भी शिक्षक शिक्षिका निजी शिक्षण या निजी, वही जो होता है ना कोचिंग चलाने वाले, ये वाली बात, तो कोई भी शिक्षक शिक्षिका जो गवर्नमेंट है या वैसा है स्कूल वाला है, वो क्या करेगा, प्राइवेट यानी निजी संस्थान नहीं चलाएगा या चलाएगी। ठीक है, तो ये बोला गया था, लेकिन रियलिटी क्या है वो तो आप लोग जानते हैं, लेकिन आप लोग को याद रखना पड़ेगा अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे आ सकता है ना, देखो ऐसे जैसे एक क्वेश्चन दे गया, निम्नलिखित में से कौन सा आरटीई 2009 के लिए सत्य नहीं है या कौन सा असत्य है, 4 ऑप्शन दे देगा ऐसे करके, 1 2 3 4। अगर आपने पढ़ा नहीं हुआ है सही से तो कैसे कर पाओगे। आगे देखो क्या है, स्कूलों में लड़कों लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालयों की व्यवस्था की जाएगी। ये देखो, मारने वाले बच्चे को किसी भी तरीके से मानसिक या शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है, ये आपका एनसीएफ में भी था कि शारीरिक दंड या किसी भी तरीके से दंड को या पुरस्कार एवं दंड को क्या करता है, मान्यता नहीं देता है एनसीएफ भी। आगे देखो, इस अधिनियम के तहत शिकायत निवारण के लिए ग्राम स्तर पर पंचायत, ठीक है, क्लस्टर स्तर पर क्लस्टर संस्थान केंद्र सीआरसी, तहसील स्तर पर तहसील पंचायत और जिला स्तर पर जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी। जैसे आप लोग बीईओ की तैयारी कर रहे हो ना, खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हो, उसके बाद और ऊपर उसके ऊपर अधिकारी होते हैं, तो उन सब के लिए भी व्यवस्था की जाएगी। देखो ये प्रश्न हो गए आपके आरटीई के बच्चों से संबंधित। देखो समझ में आ गया यहाँ तक। अब आपके लिए यहाँ पर बोनस है, एक बोनस मेरी तरफ से। देखो आरटीई में यहाँ तक जो प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों से संबंधित होता है ही। एक चीज मैं ऐसे बताने वाला हूं जो बहुत कम लोग बताते हैं या बताते ही नहीं, बताते भी होंगे तो पेड क्लासेस हमने बताते हैं कि आरटीई में शिक्षक के लिए कौन सा कर्तव्य आपका है। तो आरटीई में शिक्षक का क्या क्या दायित्व है उसको समझो।
यहाँ पर कुछ 10-12 पॉइंट मैंने लिए हैं, ये समझो। आरटीई में शिक्षक के लिए कौन कौन सा दिया है, तो सबसे पहला तो उसका काम क्या है, उसका कर्तव्य क्या है, शिक्षा प्रदान करना, ये तो नॉर्मल सब लोग जानते हैं। आगे देखो, विद्यालय का संगठन तथा व्यवस्था करना, ये भी उसके अंतर्गत आता है। इसमें कैसे प्रश्न पूछ सकता है, आरटीई 2009 के अंतर्गत इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, 4 ऑप्शंस दे देगा। शिक्षा प्रदान करना, संगठन व्यवस्था करना, ये करना, वो करना, एक दे देगा जिनमें से नहीं होगा। ठीक है, तो आप उनमें से चुनेंगे, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। मूल्यांकन कर उसका रिकॉर्ड तैयार करना, छात्रों का मार्गदर्शन करना, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान हासिल करना। ठीक है, आप लोग क्या कर रहे हो इस समय, चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, सीडीपी। ठीक है, क्यों पढ़ते हो, इसीलिए पढ़ते हो क्योंकि इसमें आरटीई में लिखा गया है, इस वजह से पूछा जाता है। आगे देखो, पाठ की रोचक या रोचकता होना चाहिए, पाठ को रोचक बनाने के लिए यहाँ पे होना चाहिए पाठ की रोचकता। पाठ को रोचक बनाने हेतु विभिन्न उपकरणों की रचना करना, सिद्धांत की बजाय व्यवहारिकता सीखने पर बल, ये वाला पॉइंट आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ऐसे ही मिलता जुलता पॉइंट आपको कहां मिल गया होगा, एनसीएफ 2005 में मिल गया होगा। ठीक है, कि आप लोग को व्यवहारिकता पर यानी किताबी ज्ञान के बाहर आपको इस दुनिया का जो ज्ञान है उससे संबंधित आपको प्रश्न पूछा जाएगा। शिक्षण के दौरान सामाजिक आवश्यकताओं को प्राथमिकता प्रदान करना, मूल्यांकन के नवीन तरीकों को खोजना, यानी किस किस तरीके से आप मूल्यांकन कर सकते हैं, धर्म युक्त शिक्षा का प्रसार करना, सॉरी युक्त कह रहा हूं, मुक्त। ठीक है, यानी कोई भी धर्म को लेके आप पक्षपात नहीं कर सकते, धर्म मुक्त शिक्षा होनी चाहिए। और ट्यूशन खोरी, वही वाला, ठीक है, ट्यूशन खोरी समझ रहे हो, ट्यूशन खोरी तथा नशाखोरी के विरुद्ध जन जागरण फैलाना, ये भी टीचर का ही काम है। तो अगर आपके साथ में, अगर आप कभी टीचर बन जाएगा, आपके कोई साथी अगर ट्यूशन क्लासेस चला रहे हैं और बोलेंगे कि बेटवा हमारी कक्षा में आना, तो हम तुमको पास कर देंगे। ठीक है, तो उनके खिलाफ भी आप बोल सकते हैं। और देखो, जनतांत्रिक व्यवहार पर बल देना या लोकतांत्रिक व्यवहार पर बल देना। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवहार वही कि पक्षपात ना करना, इसके लिए आपका यहाँ पर हो जाता है। तो ये था पूरा आरटी 2009 का एक निष्कर्ष, पूरा का पूरा एक कह सकते हैं, यहीं से सारे प्रश्न बनते हैं। 1-2 क्वेश्चन, मुझे लगता है मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं, जितने भी अब यहाँ पे इसको ध्यान से देखे होंगे। ठीक है, जितने लोग इस वीडियो को ध्यान से देखे होंगे, घुमा फिरा के यहीं से प्रश्न बनेंगे, ऑप्शंस बनाए जाएंगे इन्हीं में से, इन्हीं पॉइंट से भी ऑप्शन भी बनते हैं, इन्हीं पॉइंट से आपसे क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। कभी ऑप्शन में रहेगा वो चीज, कभी आपके क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा, लेकिन आएगा इतने में से। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों तक फैलाइए और इस वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, जल्दी से दबा के लाइक कर दो, मैं ज्यादा से ज्यादा शेयर चाहता हूं आप लोगों से, ताकि आपका अगला टॉपिक, यानी जो अगला टॉपिक होगा वो हमारा क्या होगा, समावेशी शिक्षा। और कुछ लोग कहेंगे सर इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी, तो इसकी पीडीएफ हमारे ऐप पे मिलेगी। ऐप का नाम क्या है, एमएस एजुकेशन। ठीक है, एमएस एजुकेशन पे जाना, इसकी पीडीएफ वहां पे मिल जाएगी, वहां पे आप लोग देख सकते हो। और साथ ही साथ अगला टॉपिक समावेशी शिक्षा होगा, तो वो टॉपिक जल्दी से है, उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक और एकदम मजेदार कमेंट करना, कमेंट बनता है। ठीक है, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, कोई कमी रह गई हो तो भी बताना, कुछ अच्छा लगा, कौन सा पार्ट अच्छा लगा वो भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।